तो जो राजनीतिक सफ़र आपने तय किए हैं, क्या आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने पोजीशन से जब शुरुआत किए थे और अभी आप जहाँ हैं? देखिए, जीवन में हम अपेक्षा बहुत करते हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँच पाए ये समय के साथ ही निर्धारित होता है। इतना कुछ विकास का काम हुआ है, क्या लगता है आपको कुछ आगे बढ़ा छत्तीसगढ़? तो डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल का कार्यकाल और हमारी विचारधारा, इस विचारधारा को लेके जिस प्रकार से हम मैदानी से लेके अगर हम बस्तर सरगुजा की बात करें, जो 15 साल में नहीं हो पाया है, कांग्रेस सरकार 5 साल में करके दिखाई है। मैं वही पूछना चाहती हूँ, आप एक पत्रकार हैं तो करके दिखाई है, तो क्या काम करके दिखाई मुझे बताएं। विरोध का आवाज़ उठती है पार्टी की तरफ से कि हमें परेशान किया जा रहा है, तो क्या लगता है कितना सही है? जनता कहाँ देखे कहाँ जाए? देखिए, जो जनप्रतिनिधि बनता है उसका दायित्व है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। मैं 1000 रुपये न देके उनको उनके हाथ को रोजगार दे देना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, कोई भी जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से नहीं होता है। रोजगार आप किस तरह से देंगे? नमस्कार, सवाल जो आपका है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और जो बड़े नेता हैं उनसे हम आपकी चर्चा करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या कुछ उनके जीवन में रहा, सफ़र कैसा हुआ, क्या क्या संघर्ष उनके जीवन में है और क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं। अभी तक हम ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच ला चुके हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता में उनका नाम शामिल है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी की। आपकी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको जय जोहार। जी, शुरुआत करेंगे मैडम। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है लक्ष्मी वर्मा जी? कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? मेरी शिक्षा जो है वो बीकॉम एमए है दुर्गा कॉलेज से, अर्थशास्त्र दुर्गा कॉलेज से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और राजनीति का जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार से मिला जी। मेरे पिताजी, मेरा जन्म जो है वो रायपुर का ही है, गुढ़ियारी है, और मेरे पिताजी भी कारपोरेशन में मेंबर रह चुके हैं। और मेरी शादी होने के बाद बलौदा बाज़ार विधानसभा के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक में मुड़पार गांव आता है, और वहाँ से मेरी शादी हुई। और मेरे ससुर जी भी उस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवक थे, और परिवार में हमेशा मुझे सहयोग मिला कि इस दुनिया में अगर मानव जो जीवन मिला है तो हमें सेवा जो हमसे हो सके वो करना चाहिए। तो उस ओर मैं अग्रसर हुई। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी दोनों रहे हैं जिन्होंने मुझे इस समाज में काम करने के लिए प्रेरित किया। जी। आप समाज सेवा की बात कर रहे हैं, जनता की सेवा की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में आने के पीछे क्या एक यही कारण है, या फिर जैसे सेवा की बात करते हैं तो इसके और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं, तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, मैं समाज सेवा, तो देखिए राजनीति भी समाज सेवा का क्षेत्र है और बहुत से माध्यम की जो आप बात कर रहे हैं। तो मैं पहले 90 में इस खमतराई में ये पूरा अनडेवलप एरिया था। ये पूरा खेत था जहाँ हम बैठे हैं, ये चारों तरफ वीरान था। यहाँ मात्र हम 4 परिवार रहते थे। यहाँ से शमशान घाट लगा हुआ है, वो शमशान घाट जो दिखाई देता था। और जो स्कूल आप पार करके आए हैं, ये खमतराई का शासकीय स्कूल, वो जर्जर 2 कमरों का स्कूल था। तो उस समय मैं यहाँ शादी होके आई और यहाँ निवास करने लगी। धीरे धीरे बस्ती बढ़ती गई और यहाँ पे लोग बसते गए, तो उनको लगा ये पूरा, यहाँ पे हम 3 साल बिना लाइट के रहे हैं। और पानी की तो बात ही नहीं थी जब बिजली नहीं था, घर भी बहुत छोटा सा कच्चा मकान। तो हमें जब बसाहट बढ़ी और जो हमारी आवश्यकता है जैसे बिजली, पानी, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ एक सोसाइटी हम लोगों ने बनाया और उस सोसाइटी का अध्यक्ष मुझे बनाए मोहल्ले वाले। उनको लगता था थोड़ा सा चंचल है, और उस समय तो मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन बाद में फिर शादी के बाद भी पूरी पढ़ाई मैंने अपनी कंप्लीट की। तो उस समय समझो रायपुर नगर निगम
यहाँ के विधायक होते थे तरुण चटर्जी, तो हम लोग उनके पास काम लेके जाया करते थे। हाँ। नगर निगम कमिश्नर जो गणेश शंकर मिश्रा जी उस समय आयुक्त हुआ करते थे नगर निगम के, तो उनके पास हम पूरी समस्या लेके जाते थे। सर हमारे यहाँ बिजली नहीं है, आप बिजली लगवा दीजिए। तो ऐसा करते करते पहले यहाँ बिजली आया, और बिजली के बाद धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जो हमारी एक कमेटी बनी, समिति, उसके साथ फिर आगे बढ़ा। शुरुआत में तो समस्याएं बहुत थी, फिर विकास का जो गाड़ी का पहिया है वो धीरे धीरे बढ़ा, अभी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक और बात मैडम, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप राजनीति में आपके जो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, आपके ससुर जी पिताजी रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि शुरू से ही बीजेपी में रहना है, फिर कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? कि आपका आइडियोलॉजी क्या कहता था, अभी क्या कहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक वैचारिक पृष्ठभूमि को लेके राजनीति का सफर शुरू किया है, और उसमें सबसे अगर प्रमुख दृष्टिकोण से देखें तो हमारे विचार में जो राष्ट्र है वो प्रमुख, और इस राष्ट्र के जो एक प्रेम की भावना है वो मुझे हमेशा छू गई। और उस भावना से मैं प्रेरित होके, चूंकि मेरे पिताजी कांग्रेस से थे, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ से पार्षद निर्दलीय निर्वाचित हुई थी 94 में जी। और एक समाज सेवा के कारण ही मुझे निर्दलीय यहाँ चुना गया था। और उसके बाद से मेरा सफर, फिर मैंने बीजेपी, वैसे 90 में मैं बीजेपी में थी, 90 से। सक्रिय राजनीति में आप कब से आई हैं? मैं सक्रिय राजनीति में मैं 90 से ही थी। ओके। 90 में महिला मोर्चा में मैं मतलब अपनी रजनीताई उपासने जी थी, उनके साथ महिला मोर्चा में ज्वाइन की। और उसके बाद फिर 94 में कारपोरेशन मेंबर आई। समाज सेवा के साथ साथ मेरा राजनीति का सफर भी शुरू हुआ। और 94 में मैं इस खमतराई वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुई। और उसके बाद सक्रिय रूप से राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो और सक्रियता के साथ चालू हुई, आम जनता से जुड़ना। और चूंकि आप जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आपके पास एक प्रशासनिक जो अमला जो होता है वो जुड़ जाता है, और काम में एक सहजता होती है। और वो चीज़ मुझे मिला, और यहाँ पे मैंने जितनी मेरे एक काम करने की क्षमता थी, उस क्षमता से बढ़ के इस पूरे क्षेत्र में विकास की दिशा में मैंने काम किया है। और लोगों से जुड़कर एक आत्मीयता के साथ मुझे बहुत सहज रहना पसंद है, और आज भी मैं बहुत सहज रहती हूँ। जी। फिर भी से हम जानना चाहेंगे मैडम, जब जैसे आप पार्षद बनकर आए, फिर आप जिला पंचायत सदस्य भी रही, अध्यक्ष भी रही, तो क्या इस समय से कुछ खास काम हुआ है जिनको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, पार्षद जब मैं बनी यहाँ पे तो इस क्षेत्र में पानी की बहुत विकराल समस्या थी। और जो खमतराई वार्ड में जो आज आप पानी टंकी देख रहे हैं, ये पानी टंकी हम जब पार्षद थे उस दौरान इसमें 6 टंकी इस रायपुर नगर निगम में, क्योंकि उस समय 52 वार्ड हुआ करते थे, और रायपुर नगर निगम जो 1994 में बहुत छोटा था, और उस समय वो 6 टंकियाँ शुरू बननी स्टार्ट हुई। और उसके बाद मेरे कार्यकाल में तो नहीं, फिर कार्यकाल के बाद वो टंकी का निर्माण हुआ। तो पानी की एक बड़ी समस्या थी, और वो टंकी निर्माण होने से आज पूरे खमतराई क्षेत्र में जो पानी की समस्या वो नहीं है। जी। और जिला पंचायत सदस्य रहते हुए? देखिए, जिला पंचायत सदस्य रहते हुए मैंने एक पंचायत राज की जो परिकल्पना होती है कि पंचायत स्वयं जो है वो सक्षमता के साथ काम करे, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। बहुत सारी योजना जो है ग्राम पंचायत में चलती है, तो हमने कुछ जो सारे, क्योंकि देखिए इसमें 29 विभाग है ग्राम पंचायत में, और सारे काम जो है वो अलग अलग दिशा में अलग अलग होते हैं। तो हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेशन किया था, कुछ पंचायतों को हमने चिन्हांकित किया था जिसमें सारे विभाग एक साथ काम करे ताकि उस पंचायत का विकास हो सके। तो उस दिशा में, और जल संरक्षण की दिशा में भी हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया था अपने समझे जिला पंचायत के सामान्य सभा में, कि हर गांव में जो बोर है उसमें कम से कम हम जल संरक्षण के लिए सोक पिट बनाए, ताकि पानी जो है कम से कम गर्मी के दिन में सूखे ना, रिचार्ज हो। और कहीं ना कहीं उसमें लगातार गांव वाले को जागरूक करने का काम हम लोगों ने किया था। धीरे कि देखिए, आज अगर हम पंचायत राज की बात करें या नगरीय निकाय की बात करें, कहीं ना कहीं आम जनता जो है इससे डायरेक्ट जुड़ी होती है। तो हम प्रतिनिधि के रूप में काम तो करते हैं, लेकिन जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी सहयोग करे उसमें,
क्योंकि आज जो एक व्यक्ति की सोच हो गई, हर काम सरकार के, हाँ, हर काम सरकार का है, तो कहीं ना कहीं इस भावना से हमें ऊपर आना पड़ेगा। गांव हमारा है, घर हमारा है, रोड हमारा है, जो भी विकास के काम है वो हमारे लिए कर रही है सरकार, तो ये काम हमारा है। तो उस काम को हम बनाए रखने के लिए कितना अपना उत्तरदायित्व तो दे सकते हैं, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। जी, 90 से आप शुरुआत की थे राजनीतिक सफ़र की, आज 2025 चल रही है और तब आप पार्षद थे, आज आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो जो राजनीतिक सफ़र आपने तय किए हैं, क्या आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने पोजीशन से जब शुरुआत की थे और अभी आप जहाँ हैं? देखिए, जीवन में हम अपेक्षा बहुत करते हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँच पाए ये समय के साथ ही निर्धारित होता है। हाँ। लेकिन मैंने अपना पूरा 100% जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो आम जनता के लिए काम करने में दिया है। चाहे मैं प्रतिनिधि रही हूँ चाहे नहीं रही हूँ, मुझ तक के जो भी संपर्क किए हैं उनके जो समस्या है वो समाधान हो जाए, इसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किया है। और संगठन में आज आप जिस प्रदेश के उपाध्यक्ष का दायित्व तो मुझे पार्टी ने दिया है, तो मैंने पूरी निष्ठा से पार्टी के संगठन का जो दायित्व है, क्योंकि पिछले समय में हम विपक्ष में भी रहे हैं, तो मैंने अपना बेहतर से बेहतर जो है वो दे सकूं, क्योंकि पार्टी जो है वो हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि हम कहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, जिस विचार में हम जीते हैं, तो उस विचार को आम जनता तक कैसे प्रवाहित कर सके संगठनात्मक रूप से काम करके, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहा है। हम बात करते हैं स्पेसिफिकली 5 साल जो पिछले पंचवर्षीय रहा है कांग्रेस के लिए, तो कितना कुछ विकास का काम हुआ है, क्या लगता है आपको, कुछ आगे बढ़ा छत्तीसगढ़? देखिए, पिछले 5 साल की अगर बात करें, मैं तो पीछे जाना चाहूँगी। हम छत्तीसगढ़ जब अलग हुए और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और आपके उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने हैं। अगर इन राज्यों में विकास का जो हम पैमाना देखें तो उनसे कहीं कहीं बहुत बेहतर छत्तीसगढ़ है। और इसका अगर मुख्य कारण देखें तो डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल का कार्यकाल और हमारी विचारधारा, इस विचारधारा को लेके जिस प्रकार से हम मैदानी से लेके अगर हम बस्तर सरगुजा की बात करें तो वहाँ तक के जो विकास पहुँचा था, कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर रमन सिंह ने एक राजा होते हुए जो आम जनता की भूख की चिंता की थी, अगर हम बात, आज भले लोगों को लगता है सहज है, लेकिन उस समय अगर बस्तर के लोगों को अनाज मिल पाया, अन्न मिल पाया, तो उस योजना के बदौलत आज वहाँ सक्षमता आ पाई है। जी, तो 5 साल कांग्रेस का जो रहा है, हमारी अलग अलग नेता से, विधायक से, मंत्री से चर्चा हुई है जो उस समय कैबिनेट में रहे हैं, तो उनका कहना था कि जो 15 साल में नहीं हो पाया है, कांग्रेस सरकार 5 साल में करके दिखाई है। मैं वही पूछना चाहती हूँ, आप एक पत्रकार है तो करके दिखाई है, तो क्या काम करके दिखाई मुझे बताएं। क्योंकि जो चावल 35 किलो चावल की स्कीम डॉक्टर रमन सिंह की थी, जो आज हम पारदर्शिता के साथ हम जितने भी आज सरकारी दुकान में अगर हम बहुत कहें पारदर्शिता से अगर हम राशन दे पा रहे हैं लोगों को, वो स्कीम का पूरा ये भारत भर में फेमस हुआ था। तो आज ये किस बात को करते हैं, ये क्या डेवलपमेंट किए हैं छत्तीसगढ़ में बताएं। अगर किसानों की बात करें तो किसानों के धान खरीदी, एक एक दाना खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर अजीत जोगी जी का कार्यकाल कांग्रेस से लोग याद करें तो चावल धान को डुबो के देखा जाता था और उसके बाद चावल खरीदी धान खरीदी की बात होती थी। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो जो काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे डेवलपमेंट के काम, इस छत्तीसगढ़ के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से बात करें तो इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप उन 15 साल में हुए हैं, तो इसके कारण आज यहाँ पे सारे जो समझे संसाधन, कहीं ना कहीं हम उद्योग की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो बहुत बेहतर रहा है छत्तीसगढ़। और आज भी पिछले आप 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल में एक भी उद्योग यहाँ पे नहीं लग पाए। और आप देखिए, अब विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन की सरकार आई है, और इस सरकार आने के बाद निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है कि उद्योग आए और बेहतर तरीके से काम करें। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी खनिज संसाधन की कमी नहीं है, बहुत समृद्ध है हमारा पावर सेक्टर को लेकर 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात हो गई बिल्कुल है। वही मैं कह रही हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को, और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन मैं कहा, और हमारे
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ को भी विष्णुदेव साय की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है। एक समय ऐसा था कि छत्तीसगढ़ को पिछड़ा हुआ कहते थे, लेकिन आज अगड़े की श्रेणी में आके खड़े हो चुका है। लेकिन क्या इस बात को आप मानती हैं कि जो 5 साल का सरकार रहा है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, उसमें जो किसानों के लिए काम किया गया, जैसे 25 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हो जाए, फिर उनके कर्जा माफ़ की बात हो जाए, तो क्या ये बहुत बड़ा बूस्टअप का काम किया किसानों के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमने उस योजना को लाए और आज हम 2100 रुपये दे रहे हैं। आज 2100 रुपये दे रहे हैं। कहना है कि हम 2500 दिए, इसी नाम से बीजेपी 31 रुपये दे रही है आज। ये तो अपने आप की वाहवाही करने वाली बात हो गई है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, आम जनता से जाके पूछे और इसका जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है। पिछले चुनाव में जनता ने दे दिया है कि क्या विकास किया है कि छत्तीसगढ़ का विनाश किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबी हुई जो सरकार रही है, और उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता को हमेशा इस बात की तकलीफ रहती है मैडम कि जब देखते हैं कि किसी को चुनकर भेजते हैं और आगे जाकर ये पता चलता है कि वो स्कैम में फंस गया, वो जेल के अंदर में, उन पर जांच जारी है। जब जांच होती तब भी से ये विरोध का आवाज़ उठती है पार्टी की तरफ से कि हमें परेशान किया जा रहा है। तो क्या लगता है कितना सही है? जनता कहाँ देखे कहाँ जाए? देखिए, जो जनप्रतिनिधि बनता है उसका दायित्व है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। और मैं जनता से भी चाहूंगी कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है, पर्सनल कुछ इशू होते हैं, उसको लेके बहुत सारे लोग जो है वो आरोप लगाते हैं, तो ये गलत है। लेकिन सार्वजनिक हित की काम जो है वो कभी भी नहीं रुकते हैं, और जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ जो है अपना दायित्व निभा रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे भी लगातार ईडी की यहाँ कार्रवाई हो चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार बयान आता रहा है कि परेशान किया जा रहा है, हमें ज़बरदस्ती फंसाने की तैयारी वो कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव चलता है तो सीधा यहाँ से उनका लिंकअप जोड़ते हैं। तो आपको भी लगता है कि सही में कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि मिसयूज किया जा रहा है? अगर हम चोरी नहीं किए हैं, है ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों में जो साक्ष्य जो है उसके आधार पे जब तहकीकात हो रही है तो वास्तविकता जो है वो सामने तो आ रही है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चाहे वो कितने भी अपने आप को पाक साफ साबित कर लें, लेकिन जिस प्रकार से ईडी ने, चाहे शराब घोटाले में देखिए आप, चाहे राशन घोटाले की बात करें, लगातार उनके माध्यम से जो घोटाले किए गए थे वो सत्य साबित हुए हैं और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आम जनता है वो समय में बिल्कुल न्याय करती है और वो उन्होंने न्याय कर दिया है। जनता तो न्याय करती है मैडम, लेकिन एक सवाल ये भी उठकर सामने आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ही ये सब काम कर रहे हैं? क्या जो ईडी के वो है संस्था है, क्या बीजेपी पार्टी का एक डेट क्यों नहीं मारी? क्या वाकई पक्षपात हो रहा है? कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, कोई पक्षपात वाली नहीं है। वो आज विपक्ष में है, उनको कहाँ लगता है तो वो दूध का दूध पानी का पानी करे। जी, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक रहा है। जो इतना सीट जीत कर आई है बीजेपी, अपने आप में रिकॉर्ड है। और जो निगम का चुनाव हुआ है उसमें भी रिकॉर्ड जीत कर आए हैं। तो क्या लगता है कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा है? देखिए, ये तो एक साधारण है, कोई भी योजना हम लाते हैं और एक आधी आबादी 50% आबादी महिलाओं की है और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। और वो काम करने की सोच भारतीय जनता पार्टी ने सोची, क्योंकि महिलाएं देखे हैं, आप भी देखें कि मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब वर्ग की परिवार की जो महिलाएं हैं वो एक एक रुपए के लिए बेचारी, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी होती है, उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो आवश्यक उनकी अपनी चीज़ें होती है उनको छोड़ देती है। लेकिन ये 1000 रुपया उनके लिए इतना वरदान साबित हुआ है कि छोटी छोटी उनकी ज़रूरतें हैं, उनका स्वास्थ्य है, उनके बच्चों के खर्चे हैं, उनके लिए काम आ रहा है। तो यही तो है महिला सशक्तिकरण। और क्या है महिला सशक्तिकरण? तो चाहे विपक्ष बोल दूं, चाहे
आम जनता को बोल दूं, मैडम ये सवाल भी आ रहा है कि जैसे कि अगर सशक्त करने की बात है तो उन्हें 1000 रुपये न दे के उनको उनके हाथ को रोजगार दे देना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए कोई भी जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से नहीं होता है। रोजगार आप किस तरह से देंगे? रोजगार के लिए आप रोजगार के जो अवसर पैदा करेंगे, और उस ओर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब रमन सिंह की सरकार भी थी तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के यहाँ अपने प्रदेश के माध्यम से और जो नेशनल स्तर पे भी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो चल रहा था उनको साझा करके लगातार कार्यक्रम चला रहे थे। तो महिला जो है आज देखिए गांव-गांव तक के समूहों के माध्यम से जो महिलाएं हैं गांव के और जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके माध्यम से एक बड़ा बजट जो है महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहा है और उसके माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट वो तैयार करती, तो उनके लिए मार्केट बनाने का भी काम अभी पहला मुझे लग रहा है शायद कोरबा में जो है वो बन रहा है। तो इस तरह से हम रोजगार देने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित भी है और विष्णुदेव साय की सरकार जो है एक समझिए मार्केट तैयार करने के लिए उनके लिए कृत संकल्पित है और वो प्लान करके उस ढंग से निश्चित रूप से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार की ओर मोल्ड करेगी। बहुत से महिलाएं अभी भी इस लाभ से वंचित है, उनको ये विश्वास है और शायद मुझे लगता है कि विश्वास का ही प्रतिफल यह है कि बीजेपी इतना सीट जीत कर आई है नगर निगम में कि एक बार दूसरा मौका उन लोग को मिलना चाहिए। आपको भी लगता है कि बहुत जल्दी हो सकती है? देखिए निश्चित रूप से कुछ महिलाएं छूटी है, लेकिन आज अगर हम बात करें, देखिए हमारी 3 करोड़ की आबादी में अगर 70 लाख महिलाओं को, तो भाई महिला उसमें शादीशुदा सब जुड़ा हुआ है और उसमें भी क्रीमी लेयर में भी बहुत सारे परिवार हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर जो बहनें छूटी हैं तो उनका नाम निश्चित रूप से, क्योंकि इसके लिए एक समय सीमा और योजना की आवश्यकता जो थी उस योजना के हिसाब से महिलाओं को लिया गया है, लेकिन बहुत जो छूटी हुई है और जो वाकई में ज़रूरतमंद है ऐसी महिलाओं के लिए भी फिर से पोर्टल शायद खुलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है और महिला बाल विकास मंत्री जी ने। तो वे चिंता ना करें क्योंकि उनके भैया विष्णुदेव साय जी इस प्रदेश में उनकी सुरक्षा और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। हमारे कार्यक्रम में लक्ष्मी जी के साथ हुई थी मैम, हमारे इसी कार्यक्रम के दौरान उनकी चर्चा, तो उनका भी कहना था कि दूसरा मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है। हमारे इसी कार्यक्रम में मैडम दोनों जो उप मुख्यमंत्री जी है साहू जी और विजय शर्मा जी, तो उनका एक साफ साफ कहना है कि आने वाला जो 5 साल रहेगा वो छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं, डेवलप्ड छत्तीसगढ़ 2047 तक, वो इसका न्यू आधार तैयार करेगा। तो आपको लगता है कि जिस दिशा में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है वो संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव हो पाएगा। देखिए हमारे यहाँ मैंने पहले भी कहा खनिज संसाधन की कमी नहीं है और उसका दोहन सही रूप से करके जो छत्तीसगढ़ के डेवलप हुए उसमें कहीं कोई रोड़ा नहीं आएगा और छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास की जो गति है उसको प्राप्त करेगा। जी, चूँकि आप महिला हैं, महिला के साथ साथ में आप किसी की पत्नी हैं, माँ हैं और अगर राजनीतिक फील्ड में हैं तो एक मतलब सोशल पर्सन भी है। कितना कुछ चैलेंज आपके लिए रहता है? क्या दोनों को मैनेज करना आसान है या फिर घर का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? देखिए कोई भी काम करने के लिए किसी भी महिला को या पुरुष को घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और महिला होने के नाते चूंकि हम माँ हैं और माँ की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है घर में। हमारे घर में अगर मेरे बच्चे हैं तो मुझे माता होने के नाते ज़रूर उनकी चिंता तो ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कहती मैं पिता नहीं करते हैं, लेकिन उनका और दूसरा भी दायित्व तो होता है। लेकिन आज हम समाज में अगर निकले हैं और सार्वजनिक जीवन में अगर काम कर रहे हैं तो पूरा मेरे घर परिवार, मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, सभी लोगों का सहयोग है। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो समय के साथ साथ आर्थिक पारिवारिक सारी चीज़ों की सपोर्ट की आवश्यकता होती है और वो सारा सपोर्ट मिला है तभी यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। ये सवाल हमेशा से उठता रहा है मैम कि जैसे कि अगर कोई महिला किसी पोस्ट में अगर आ रही है तो पूरा काम बस वो सीट में पीछे रहती है, लेकिन जो हैंडल का काम करते हैं, हैंडलिंग काम उसके पति करते हैं। आपको लगता है कि अभी का समय बदलाव का आ गया है कि महिला खुद सक्षम है? बिल्कुल महिला सक्षमता के साथ काम कर रही है। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में रहूं तो मैं जब से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मेरे पति खुद 82 से राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, मंडल में पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन कभी वो सामने आके मेरे साथ काम नहीं किए हैं, लेकिन मुझे सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा। तो सक्षमता देखिए ऐसा है कि मैं सभी लोगों से, आपने ये सवाल किया है तो कहना चाहूँगी कि महिला कमज़ोर नहीं है, बस उसको आप फ्री हैंड काम करने दीजिए,
उनको ज़रूर अगर समय में कोई आवश्यकता हो मार्गदर्शन की तो करिए, लेकिन उनको अकेले काम करने दीजिए। एक समय बाद वो सक्षमता से सत्ता संभाल लेगी। जी, आपने मजदूर कल्याण संघ का स्थापना किया था, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे क्या है इसका देखिए, ये उद्देश्य? मजदूर कल्याण संघ ये 2012 में इसकी हम लोगों ने स्थापना की थी। चूँकि मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिला पंचायत सदस्य मैं चुनी गई थी, वो रावण हिरमी जो इंडस्ट्रियल पूरा एरिया है और वहाँ पे वर्कर काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे समझिए वहाँ के वेज बोर्ड के अंदर भी है, कुछ उनके नॉन वेज बोर्ड में है, कुछ कॉन्टेक्ट बेस पे हैं। ऐसे उनके जो वर्कर जो काम करते हैं, तो ये इनको बहुत साल से काम करने के बाद भी वेज बोर्ड में नहीं लाया गया था और कॉन्टेक्ट के माध्यम से भी जो काम चलते थे, तो बहुत ज़्यादा कमीशन काट के उनको पैसा पेमेंट किया जाता था। तो उसके लिए लेबर कोर्ट हमारे रायपुर में हम लोग 10 साल केस लड़े और न्याय हुआ उनके साथ में। तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हर किसी मतलब जो भी काम हम तक क्या है, और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, जो भी एक लेबर अगर हमारा समझिए कोई प्लांट बना है तो उसमें उद्योग की नीति होती है और उस नीति को पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो उद्योग है वो उस दिशा में काम करने से बचते हैं। तो हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उनका काम है और जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य था। पिछले कुछ समय में जो अपराध का ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ा है मैम, और ख़ास तौर पे अगर बात करें महिलाओं के संदर्भ में, हाँ, तो ये कितना चिंताजनक है और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, हम आज बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, महिलाएं पढ़ लिख रही है और हर काम को कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ वाकई बढ़ता जा रहा है तो ये चिंता का विषय तो है और ये सामूहिक चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, कोई भी बुराई जो है वो समाज में, समाज के जो लोग हैं उनके जागरूकता का अगर परिचय नहीं देते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। तो समाज के लोग जागरूक हों और जो अपराध हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं आप कि अपराध होता है तो सारे लोग मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, तो उन्हें आगे आके ऐसे अपराध को रोकने की आवश्यकता है। पुलिस ज़रूर अपना काम करती है और करती रहेगी, लेकिन उसके बाद भी हर जगह नहीं पहुंच पाती। मैं एक आम महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते और एक समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख रही हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि कहीं भी अगर हमारे सामने, आँख के सामने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ठीक है नहीं जान पाते हैं, लेकिन आँख के सामने भी कई अपराध होते हैं और उसको हम रोकने में अक्षम होते हैं। तो कम से कम समाज के लोग आगे आए। जी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना ज़रूरी है और कितना सार्थक हो सकता है आने वाले समय में राजनीति के फील्ड में? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला एक परिवार की धुरी होती है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुष काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस घर में महिला ना हो उस घर की व्यवस्था को आप बस देख लीजिए। आर्थिक सक्षमता हो सकती है उस परिवार में, लेकिन अगर एक भी महिला उस घर में नहीं है तो वो घर पूरा अस्त व्यस्त होता है। उसी प्रकार से घर की तरह यह समाज भी है, यह देश भी है, यह राज्य भी है। तो महिला की भूमिका जब वहाँ आएगी तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार और एक जो परिवार जैसा वो सजो के रखने वाली जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी दिखाई देगा। महिला उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ, चाहे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हो, चाहे आम जनता से एक मेल जोल का हो, हर तरह से वो सक्षमता से काम कर पाएगी। और इस परिदृश्य हम विकसित जो भारत की कल्पना कर रहे हैं उसमें बड़ी भूमिका निभा पाएगी, ये मैं कह सकती हूँ। बहुत शानदार जवाब करा मैम। एक आखिरी सवाल, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ तक है? आगे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री? देखिए, इच्छा शक्ति की बात नहीं है, इच्छा हर कोई चाहता है कि वो ऊंचाई तक पहुँचे, लेकिन समय और परिस्थिति जो है कहीं ना कहीं प्रयास, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है शायद मेरे प्रयास में कहीं कमी हो। मैंने मुझसे जितना हो सका, मेरा जो पहला मैं सोचती हूँ कि
मैं समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जनता की सेवा करना और जनता की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करना, ये मेरा पहला दायित्व है और उसको मैं बखूबी चाहे किसी पद में रहूं वो कर रही हूँ। तो यही मुझे लगता है कि बेहतर है, और फिर उसके बाद जो मिल जाए, क्योंकि अपेक्षा बहुत होती है और जब हम अंतिम समय जब मौत के करीब भी पहुंचते हैं तो वो अपेक्षा नहीं पूरी हो पाती हर इंसान की। तो ठीक है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपना पूरा हो ये हमारे ऊपर नहीं है। मेहनत कर सकते हैं लेकिन वो सपना तो ऊपर वाला ही पूरा करता है। बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे खासकर महिलाओं को? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ बहनों को कि वो जिम्मेदारी के साथ समाज और राजनीति में आगे आए, और मुझे लगता है कि महिला बहनें अगर जिम्मेदारी के साथ आती है तो इस समाज का जो परिदृश्य है बिल्कुल बदला हुआ नज़र आएगा। हम एक समाज में जो दो धुरी है, महिला और पुरुष, ये दो धुरी जब बैलेंस होके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लगेगा और एक सुंदर भारत बनेगा। बस यही कहना चाहती हूँ। तो आप सुन रहे थे लक्ष्मी वर्मा जी को, जिनका कहना है कि बहुत सारे पोटेंशियल हैं, अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सक्षमता के साथ काम कर सकती हैं। और भी बहुत कुछ है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं फिर जो राजनीतिक फील्ड में अपना नाम रख चुके हैं, पहचान बना चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।